है, लेकिन हम इसे हीरो हीरोइन वाली रिएक्शन कहते हैं या थेनोस चचा वाली रिएक्शन कह सकते हो। क्यों? यहाँ पे हो रहा ये होती है बॉलीवुड की कहानी, बॉलीवुड की फिल्म का, और एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म का तुम्हारा जो होता है क्लाइमेक्स सीन यहाँ पे हो रहा होता है। क्या होता है सर? CD इक्वल टू AD प्लस में CB बोलना, अगर किसी से BC बोल दिया तो भाई वो बहुत मारता है। जो समझ गए, ठीक है। कटरीना ने कार मांगी, किससे मांगी? विक्की कौशल से मांगी। कौन सी मांगी? ऑल्टो मांगी, जेन मांगी, फरारी मांगी, फिर भी है यानी शौक लगा है, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी या ऑटो। हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्चे पढ़े आज की वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा क्लास 10 केमिस्ट्री का कंप्लीट फास्ट रिवीजन फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। जनाब आज की वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाई जा रही है कि आपका कंप्लीट केमिस्ट्री को हम 1 घंटे के अंदर कवर कर रहे हो, और जनाब इसके अंदर हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की स्पेसिफिकली बनी है, और डिटेल वीडियो आपकी यहाँ इन दी आई बटन आ रही है, आप इसको जाके देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द डे नंबर 1 रिवीजन सीरीज का डे नंबर 1 है, और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ में। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि भैया रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन होता है किसी भी चीज में बदलाव आना, जैसे कि भैया रिएक्शन का मतलब चेंज होता है, चेंज यानी कि बदलाव आना। अब भैया बदलाव कैसे आ सकता है किसी भी केमिकल के अंदर? केमिकल्स अपने एटम को रीअरेंज कर लेता है, जब उसके एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं तो कोई नई चीज बन जाती है। एटम्स की रीअरेंजमेंट की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे कि अंदर अगर हम एग्जांपल ले मिल्क में, यानी कि दूध में अगर तुम कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिक्स कर दो, या मैं कहूं लेमन जूस को मिक्स कर दो, तो दूध में मिलाया नींबू मिल गया दही। क्यों कैसे होता है कि भैया दूध का आइटम दही के अंदर चेंज हो जाता है नींबू के आने की वजह से। दूध में जब नींबू मिलाया जाता है दोनों आइटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और दही का एक नया आइटम बन जाता है। ये होता कैसे है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से हो रहा होता है। अब अगर कोई भी इस दुनिया का केमिकल रिएक्ट करेगा, अपने एटम्स को रीअरेंज करेगा, तो क्या हम उसको रिएक्शन कह सकते हैं? हां सर कह सकते हैं। अब क्योंकि केमिकल ये रिएक्शन कर रहा है, केमिकल्स अपने एटम को रीअरेंज कर रहा है, तो क्या हम इसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? सर बिल्कुल के बिल्कुल हम इसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है कि जब कोई केमिकल्स अपने एटम को रीअरेंज कर लेता है, अपने एटम्स को किसी और एटम से साथ में मिलकर रीअरेंज कर लेता है और एक कोई नया एटम बना लेता है, तो उससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? तुम्हारा थोबड़ा ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग है, तुम्हारी याददाश्त है, ये तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही केमिकल की भी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकली उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, दिखता कैसा है, सूंघने में स्मेल कैसी है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका भैया आपका आयोनिक है, नॉन आयोनिक है, उसका भैया टेक्सचर कैसा है, उसका आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब केमिकल्स रिएक्ट कर रहा होता है किसी और केमिकल के साथ में कुछ कंपाउंड बनाने के लिए या कुछ नया बनाने के लिए, क्या हम उसे केमिकल रिएक्शन कह रहे होते हैं? यस सर बिल्कुल के बिल्कुल हम उसे केमिकल रिएक्शन कह रहे होते हैं। सबसे आसान एग्जांपल है आपका Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू MgO। Mg क्या है? एक रिबन है, रिबन की फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि एक पाउडर है। रिबन से पाउडर बन गया, कैसे हो गया? एटम्स रीअरेंज हो गए, रिएक्शन हो गई एटम्स की। एटम जब रीअरेंज हो जाते हैं तो भैया कोई एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। दो केमिकल्स आपस में मिलके जब कोई एक नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो दो केमिकल्स आपस में मिल रहे होते हैं, एटम्स को आपस में रीअरेंज कर रहे होते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो आप आखिर में आपको मिलता है वो प्रोडक्ट कहला रहा होता है। डेली लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पे केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। ये जो तुम्हारा पेट है, जब तुम खाना इधर से गटकते हो, इधर जो खाना बनता है, फिर जब सुबह जो चीज निकाल के आते हो वो कुछ अलग होता है, खाते तुम पालक की सब्जी हो, निकलता पीला पीला है भाई। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। हंसेगा कोई नहीं, ठीक है सर बहुत बढ़िया। मम्मी खाना पका रही होती है, खाना पालक की सब्जी आती है मार्केट से, सर पालक पसंद है। हाँ पालक की सब्जी मार्केट से आती है तो वो दिखती हरी हरी है, लेकिन भाई पकने के बाद में उसका शक्ल बदल जाती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अगर कोई केला लेके आता है मार्केट से, केला सर क्यों पपीता ले आओ, पपीता ले आओ भाई, पपीता मार्केट से अंदर लेके आते हो तो भैया जब घर में रखते हो 2-4 दिन बाद में पपीता सड़ जाता है। सड़ना किसी भी चीज का, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। अब अच्छा मेरे को एक बात बता भैया, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? क्लास 10 के अंदर 5 तरीके हैं जिससे तुम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है भैया एवोल्यूशन ऑफ गैस। खाना बनता है, क्या निकलता है भैया? सीटी निकलती है, भापें निकलती हैं। तो जब भापें निकल रही होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है? सर बिल्कुल हो रहा होता है। कहीं पे भी H2 गैस निकलती हुई दिख जाए, CO2 गैस निकलती हुई दिख जाए, पहचानोगे कैसे? H2 गैस को भैया कैंडल पॉप साउंड से पहचान रहे होते, CO2 गैस को आपको लाइम वाटर टेस्टिंग से पहचानना होता है। अगर ये दो गैसेस कहीं पे निकलती हुई दिख जाती हैं तो तुम्हें वहां पर समझ जाना चाहिए कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल होता है भैया सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो एग्जांपल तुम यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर देख रहे होते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नंबर 2 है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया? जब पानी के अंदर मिट्टी घोल दोगे क्या होगा? इन दी चैट बॉक्स बताओ। अभी कभी लाइक करो वीडियो को, नया आ रहे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब भी करो।
प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, पानी के अंदर जब हम मिट्टी घोल देते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है सर, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही रिएक्शन के अंदर होता है। रिएक्शन जब किसी दो केमिकल्स के हम करा देते हैं, अगर उनमें से कुछ ऐसा बन गया जो पानी में नीचे बैठ गया, जो भैया सॉल्वेंट में नीचे बैठ गया, उसे प्रेसिपिटेट कह रहे होते हैं। अगर कहीं पे भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो आपको देखती हुई मिल जाए, होती हुई मिल जाए, तो समझ जाना कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये हम बता के आ रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तुम पहचानोगे कैसे कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। नंबर 2 है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहां पे जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है वो आपका क्या कहते हैं, बेरियम, आपका सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल है, जहां पे जो होता है आपका बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बन जाती है। नंबर 3 है आपका चेंज इन कलर, कलर का बदलाव। भैया मैं लाल पीला हरा नीला हो जाऊं तो ये मेरे कलर का बदलाव होता है। और ये आपका केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री को एज अ साइंस ऑफ मैजिक कहा जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे कलर का बदलाव होना भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करा रहा होता है या डिस्क्राइब करा रहा होता है। जैसे कि हम CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब हम आयरन की नेल डाल देते हैं, कटरीना ने कार मांगा भी, अभी बता रहा हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, जब हम उसके अंदर आयरन की नेल डाल देते हैं तो भैया आयरन जो होता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से उड़ा डालता है और वहां पे FeSO4 सॉल्यूशन बन रहा होता है, हरे से नीले से हरा रंग बन जाता है। ये हमारा चेंज इन कलर है। खाना जब पकता है, मम्मी खाना पका रही होती है किचन के अंदर, जब खाने में लेके आते हो दाल, वो दाल होती है काली, लेकिन जब उसमें मिल जाती है हल्दी हो जाती है पीली। खाते हो तुम उसको जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से, आहा सर अच्छा बात कह रहे हो आप। पनीर होता है सफेद, और जब जो होता है छोले पनीर बनता है तो क्या कहते हैं, उसका रंग बदल जाता है। ये भी केमिकल रिएक्शन ही हो रही होती है। चेंज इन कलर का इसका एग्जांपल है। चेंज इन टेम्परेचर, भैया अभी अभी जाड़े गुजरे हैं, लेकिन ये अभी हम पहन रहे हैं, ये भी अभी लगा रहे हैं। जाड़े गुजरे हैं, जाड़े में तुमने जलाई है खूब आग, जब आग जला रहे होते तो क्या लकड़ियों का शक्ल बदलती है, वहां पे लकड़ी कोयला बन जाती है। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। जब लकड़ी कोयला बन जाती है तो मैं क्या कहूंगा, वहां पे तुम्हें कुछ महसूस होता है। सर क्या महसूस होता है? गर्मी महसूस होती है। गर्मी महसूस होना चेंज इन टेम्परेचर है, जिसमें कोई भी एक ऐसी रिएक्शन करा दो जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर निकल रहा हो बाहर, यानी बाहर हीट निकल रही हो, एक्सो हीट हो रहा हो, तो क्या बोलोगे उसको सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हीट बाहर निकल रही हो। जिस रिएक्शन को कराने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़े, उस रिएक्शन को क्या बोलोगे सर? हम उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर हमें हीट देना पड़ रही है। नंबर 5 है, आखिरी है हमारा आइडेंटिफिकेशन का, चेंज इन स्टेट। अबे भैया मोमबत्ती जला, मोमबत्ती जलते ही तुम्हें 2-3 चीजें पता चल जाती हैं। क्या होता है भैया? मोमबत्ती का एक तो मोम पे लग रहा होता है और कुछ मोम गायब हो जाता है। इतनी बड़ी मोमबत्ती होती, मोम उसका इकट्ठा इतना सा होता है। और ऊपर से जो होता है, जब मोम 2 स्टेट्स में आ रहा है, देखो मोम सॉलिड था, वो सॉलिड में से अगर मैं तुम्हें इसका सिंपल सा बात बताऊं तो भैया वैक्स बर्न करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। यहां पे सिंपल सी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है कि भैया वैक्स बर्न करता है, वैक्स वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो भैया वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, और वैक्स क्या है? सॉलिड है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कन्वर्जन हो रहा है। अब अगर मैं तुम्हें एक और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दूं, भैया सब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। घर में क्या रखा है सर? गैस सिलेंडर है। हाँ सर है। गैस सिलेंडर को हिला के देख सर, इतनी ताकत ही नहीं है यार, क्या खाते हो यार? तो गैस सिलेंडर को हिला के देखना, उसमें लिक्विड के हिलने की आवाज आएगी। हाँ आएगी। तुम्हारे घर पे सबके पास में वो स्प्रे है जिससे मम्मी दर्द होता है कभी कभार, वो आपका क्या कहते हैं, वॉलनी स्प्रे होता है या जो भी स्प्रे होता है, उसे छिड़कते वहां से छिड़कते हैं, तो वो आपका स्प्रे देखोगे हिला के, उसमें जो होता है कुछ लिक्विड होता है। ऐसे ही गैस सिलेंडर में भी लिक्विड होता है, LPG, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। जब वो लिक्विड होता है तो उसको आप जब जला रहे होते हो तो लिक्विड से वो जल के गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गायब हो जाता है। तो क्या उसके बाद में कुछ बचता है? नहीं सर, ये भी कन्वर्जन ऑफ स्टेट है। ऐसे ही आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बाय द कन्वर्जन ऑफ स्टेट पहचान सकते हो। अब भैया कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसके आइडेंटिफिकेशन तो हो गई। अब ये केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन किस चिड़िया का नाम है। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं तुम्हें 2 एग्जांपल देता हूं फटाफट से। ये देखो 1 सेकंड का समय है तुम्हारे पास में, तुम्हें इसे याद करना है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ साथ में तुम्हें Mg प्लस में O2 इक्वल टू MgO। कौन सा आसान रहेगा तुम्हारे लिए? 1 सेकंड में याद करना। सर Mg प्लस में O2 इक्वल टू MgO बहुत ही आसान तरीके से हमें याद हो सकता है, कम जगह में भी आ रहा है, आसानी तरीके से इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ये साइंटिस्टों ने सोच लिया कि भैया Mg प्लस में O2 इक्वल टू MgO हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। यही केमिकल इक्वेशन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स या विद द हेल्प ऑफ कुछ फॉर्मूलाज आप रिप्रेजेंट कर दो तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस होती हैं, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ लॉज भी जरूरत होते हैं। सर लॉज क्या होते हैं? भैया लॉज सबसे पहले जो तुम्हें फॉलो करना है, और ओनली लॉ भी है जिसे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का भी लॉ जानते हैं, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस मतलब ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा। सर चक्कर क्या है इसका? हमारे एक चाचा थे, नहीं अरे सर बड़ा बुरी सी शक्ल बने, ऐसे शक्ल बनाकर उन्होंने जो है फोटो खिंचाई दी। कौन से चाचा थे? सर आइंस्टीन चाचा थे। क्या देखे गए हमें? फॉर्मूला वो हमें देखे गए E = mc²। हाँ सर, ये फॉर्मूला सबने सुना
सुना है? हाँ सर बिल्कुल सुना है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझते हो? मास यानी कि जब इस दुनिया को गॉड ने खल्क करा, जब इस दुनिया को गॉड ने बनाया, तो भाई गॉड ने कहा कि यारे रामलाल सुनो, बोले सर बताओ, हम तुम्हें क्या कहते हैं 100 मास देते हैं, 100 मास दे रहे हैं हम तुम्हें 100 मास देते हैं, लेकिन एक शर्त है। रामलाल बोले बताइए सर क्या शर्त है? भाई तुम्हें 100 में, इस 100 में प्लस में इंफिनिटी टाइम्स 0.1% भी ऐड नहीं कर पाओगे, इस 100 में तुम माइनस में इंफिनिटी टाइम्स 0.1% घटा भी नहीं पाओगे। ये 100 है, इस दुनिया के शुरू होने से लेके इस दुनिया के खत्म होने तक ये 100 का 100 ही रहेगा। ये एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, ना ये बढ़ सकती है, मतलब ना तुम एनर्जी बना सकते हो, ना तुम एनर्जी को मिटा सकते हो। एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई चली जाएगी। जैसे कि प्लांट में सन ने जो होता है एनर्जी भेजी अर्थ के ऊपर, अर्थ में प्लांट ने एनर्जी अपने अंदर ली, प्लांट को कोई बकरी खा गई, बकरी के अंदर एनर्जी गई, बकरी को कोई शेर खा गया, शेर के अंदर एनर्जी गई, शेर मर गया, शेर मरा, फिर से वो सॉइल के अंदर एनर्जी आ गई, सॉइल ने वो प्लांट के अंदर दी, प्लांट ने फिर बकरी को दी, बकरी को फिर शेर खा गया। ऐसे करके भैया सिस्टम चलता रहता है। बहुत लंबी लंबी होती हैं चीजें, जब मैं बायो पढ़ा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं। तो भैया एनर्जी का कंजर्वेशन होना जरूरी होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भैया केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि हम एनर्जी को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं यहां पे भैया जो होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे भी 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर यहां पे 4 है तो यहां पे 6 नहीं हो सकते भैया, 6 नहीं हो सकते। यहां पे 4 के 4 रहेंगे, 2 के 2 ही रहेंगे। यहां पे ये नहीं है तुम इधर से 2 उठाओ उधर 4 मार दो। ऐसा कौन सा लॉ है कि तुम यहां पे ऑक्सीजन के एटम आए कहां से? सर आए कहीं से नहीं आए, बैगन बन गया है यहां पे, ठीक है। इसलिए तुम्हें बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। सर बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट मारो भैया। ये जो सामने लिखा है 2 दूनी 4 होता है, यहां पे 2 है तो 2 है, इधर के इधर कर लो भैया। ये 2 अगर आगे लग जाता है तो पूरे फॉर्मूले के लिए होता है, अगर ये नीचे लगा है तो स्पेसिफिकली 1 एटम के लिए ये फॉर्मूला हो रहा होता है। जैसे कि भैया 2H2 है, अब ये जो H के नीचे 2 है, ये सिर्फ और सिर्फ H के लिए है। अब यहां पे देख रहे हो 2 दूनी 4 यानी 2 2 4 इंग्लिश वालों के लिए। अब यहां पे भी 2 2 4 हो जाता है, लेकिन भैया यहां पे तो O2 है, यहां पे खाली O लिखा है भैया, यहां पे ये नीचे है, यहां पे ये आगे लग गया है। आगे 2 जब लगेगा तो पूरे फॉर्मूले के लिए लगेगा भैया, ये 2 O2 हो जाता है। तो भैया रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है, ठीक है सर। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हो करते हैं, आपको क्लियर हो गया हो। अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन है भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि शादी वाली रिएक्शन है, शादी वाली रिएक्शन। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि आप नए चैनल पे आए इसलिए आप पहली बार सुन रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि भैया शादी से वाली रिएक्शन, दिल से दिल मिल जाते हैं। यहां पे हम इसको ऐसा कहते हैं, शादी करा देते हैं हम 2 लोगों की। मैरिज वाली रिएक्शन के नाम से भी तुम इसको जान सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी इसको सुन के डांटेगी तो मेरे को कोई मत बोलना। मैरिज वाली रिएक्शन क्या होती है सर? भैया यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, सिंगल है भैया, इनको मैरिज करा दो, इनको कंबाइन करा दो, इनकी एक कंपाउंड बन जाएगा, इनकी एक फैमिली बन जाएगी, जिंदगी में खुश रहेगा, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही Mg प्लस में O2 को मिला के MgO बना दिया, H2 प्लस में O2 को मिला के H2O बना दिया, CaO प्लस में H2O को मिला के CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लेट लाइन बना दिया। इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। ये हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको नाम जाना जाता है क्विक लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है? क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। CaO को H2O के साथ में मिला देते हैं, ये हो रहा होता है। यहां पे स्लेट लाइन भी बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इधर से इधर जाओगे तो भैया ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाता है। जैसे ये है एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का। अगर तुम यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कर दो तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, H2 प्लस में O2 गैस तुम्हें मिल जाएगी। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाता है। मैरिज वाली रिएक्शन यानी कि 2 एलिमेंट को मिला के एक कंपाउंड बनाना, ये मैरिज वाली रिएक्शन है। अब भैया है दिल से दिल तोड़ने वाली रिएक्शन, यानी कि भैया जो होता है लड़ाई करवाने वाली रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब दिल से दिल को तोड़ना है तुम्हें, रिश्तों में दरार डालनी है। रिश्तों की दरार करके कोई नाटक आता था, पहले आता था अब नहीं आता है। तो भैया रिश्तों में तुम्हें दरार डालनी है, तो रिश्तों में दरार कैसे डालोगे भैया? थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ेगी। 2 दोस्तों की दोस्ती तोड़ना है, दोस्ती तोड़ने के लिए क्या एनर्जी लगाना पड़ती है? हाँ तो बिल्कुल एनर्जी लगाना पड़ती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर भी वही तुम सेम काम कर रहे होगे, एनर्जी लगाना पड़ेगी। एक कंपाउंड को अलग करने के लिए, एक कंपाउंड है उसको अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। एनर्जी 3 तरीकों से लग सकती है, हीट देके, इलेक्ट्रिसिटी देके, बिजली का झटका देके, या धूप में बिठाल दो। अगर तुम्हारे जो होता है फ्रेंड को धूप पसंद नहीं है तो वो भाग जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हीट देते हो तो उसको थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर तुम सनलाइट देते हो तो फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जांपल देख ले भाई, थर्मल डीकंपोजिशन FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, हीट मार दोगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकाल देगा। CaO कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन,
हीट दे दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है PbNO3 की रिएक्शन। PbNO3 को यानी कि जब आप इसको लेड नाइट्रेट को हीट दे रहे होते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस में NO2 गैस प्लस में O2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही होती है। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट देके तुम यहाँ पे काम करा रहे हो। सही, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या दो एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, इसके बाहर कोई भी एग्जांपल तुमसे नहीं पूछा जा रहा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर को जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होगे H2 और CO2 गैस, H2 और O2 गैस मिल रही होगी। और एक तुमने अपनी छठी कक्षा के अंदर पढ़ा है, जब छोटे छोटे से थे, मुन्ने मुन्ने से थे, NaCl की रिएक्शन पड़ी थी। NaCl को जब आप इलेक्ट्रिसिटी से पास करा रहे हो तो सोडियम और क्लोरीन गैस में मिल रही होती है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ दो रिएक्शन आती हैं एनसीईआरटी के अंदर, वही तुम्हें याद करना, AgCl की रिएक्शन, AgBr की रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड को जब आप जो होता है सनलाइट के अंदर रखोगे तो सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट के अंदर रख रहे होगे तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट अप होने के चांस है वो सिल्वर ब्रोमीन से है, सिल्वर ब्रोमाइड से है, क्योंकि भैया जो ब्रोमीन गैस होती है वो रेड ब्राउन कलर की होती है। याद रख लेना, ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन कलर की होती है। इससे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि एक एलिमेंट एक्स है, उसे हमने लाइट के अंदर रखा, सनलाइट के अंदर रखा, वो एक एलिमेंट Y बन गया और टूट गया एक एलिमेंट एक Y में, और एक जो होता है G गैस उसने निकाल दी, वो गैस का कलर रेड ब्राउन है। एलिमेंट बता भाई, सिंपल सी बात है, दो रिएक्शन है, AgCl है, AgBr। क्लोरीन गैस का कलर हमें पता नहीं, ब्रोमीन गैस का पता है रेड ब्राउन होता है, तो डायरेक्ट आंसर निकाल और आगे बढ़। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे बढ़िया रिएक्शन है, इसे हम लोग मैरिज वाली रिएक्शन हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हम इसे हीरो हीरोइन वाली रिएक्शन कहते हैं, या थेनोस चचा वाली रिएक्शन कह सकते हो। क्यों? यहाँ पे हो रहा ये होती है बॉलीवुड की कहानी, बॉलीवुड की फिल्म का, और एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म का तुम्हारा जो होता है क्लाइमेक्स सीन यहाँ पे हो रहा होता है। क्या होता है सर बताओ? यहाँ पे भैया टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल फिल्म में क्या होता है अगर तुमसे मैं पूछूं? सर कुछ नहीं होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है। विलन हीरोइन को किडनैप करके फुर हो जाता है, हीरो जाता है विलन की डिशुम डिशुम करता है, हीरो को हीरोइन को छुड़ा के चला आता है, विलन बेचारा रोता रह जाता है। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है भैया। क्या है, कुछ भी ना देखो, रिएक्शन समझ में आए या ना आए, देखो भैया एक एलिमेंट सिंगल खड़ा हुआ है, सिंगल शेरी आते हैं, ठीक है, भेड़ बकरी हो तो झुंड में आती है, असर पता है, ठीक है, तो सिंगल खड़ा हुआ भैया हमारे आयरन मैन चचा, मान लो आयरन मैन चचा है हमारे, सिंगल खड़े हुए, इधर थैनोस है, इधर आयरन मैन की भैया वाइफ है। अब आयरन मैन की गर्लफ्रेंड को थैनोस कर गया किडनैप, ठीक है, आयरन मैन को आया बहुत गुस्सा, गए भैया जो होता है मारा, बहुत मारा थैनोस को, ठीक है भाई, नीले से पीला कर दिया, लेकिन अभी नीले दिखाई दे रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इसको पीला कर देता, ठीक है। और भैया इधर हो गया मिलन, इधर भैया थैनोस चचा बेचारे रो रहे हैं। देखो नीचे रिएक्शन तो देख लेते, Fe प्लस में CuSO4, इधर से इधर पिटाई हो गई, Cu को लात मार के निकाल दिया, FeSO4 बन गया और Cu बेचारा अकेला रह जाता है। A to Z तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे आपकी इस ट्रिक से कंप्लीट हो रही होंगी। नेक्स्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डबल मीनिंग रिएक्शन में कह रहे होते हैं। क्यों सर? यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक होती है, AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में CB बोलना। अगर किसी से BC बोल दिया तो भाई वो बहुत मारता है, जो समझ गए वो हिंदी कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। BC नहीं बोलना, CB बोलना। देखो भैया यहाँ पे क्या चक्कर है, ए से मानो A, इसे मानो A, इसे मानो B, इसे मानो C, इसे मानो D, तो भैया AD और जो होता है CB, ओहो सर बिल्कुल सही है, हाँ ADCB, मजे आ गए, यस सर बिल्कुल। लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन वो है जिसकी दो डेफिनेशन है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीजों की दो दो डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन क्या है भैया? एक एलिमेंट है, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़े, ऑक्सीजन आके जुड़ गई, ये भी ऑक्सीडेशन है। एक एलिमेंट है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गई, ये भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या होता है भैया? ये हमारा एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गई, ये रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन इसमें से चली गई, ये भी रिडक्शन हो गया। क्या पल्ले पड़ी? हाँ सर पड़ गई पल्ले। डेफिनेशन यहां से देख ले भैया, ये नोट्स में से देख रहे हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन का भी दोनों का सेम है, दोनों को मिला दो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अबे शॉर्ट फॉर्म में बोल दे, रिडॉक्स रिएक्शन बोल दे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। हमें कंफ्यूजन यहां पे होता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रिक बता दे रहा हूं भाई, इसके लिए सिंपल सी बात है। देख भाई, जो होता है तुम्हें ये पता, इतना तो पता लगा लोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। हाँ सर इतना पता लगा लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ZNO ZN बन रहा है यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, C में ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब भैया ध्यान से सुनो, उल्टा कर दो मामला, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सी बात, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ना तो मैं इससे ज्यादा समझने की जरूरत है, उल्टा मार दियो बस, सिंपल सी बात है। सारी की सारी रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हें इससे पता चल जाएगा। अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ये तुम्हें पता है कि भैया सबसे पहला कोरोजन होता है, दूसरा एसिडिटी होता है। कोरोजन क्या होता है कि भैया जंग लग जाना किसी भी लोहे के
प्राणी में। लोहे का प्राणी क्या होता है सर? लोहे की रॉड हो गई, लोहे की चेन हो गई, उसमें जब जंग लग जाता है उसे हम लोग कोरोजन कह रहे होते हैं। और रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी यानी कि भैया जो कुरकुरे होते हैं उसे खोल के जो होता है 2-4 दिन हवा में रख दो, कुरकुरे खराब हो जाएंगे, उसे रेंसिड कहला रहे होते हैं। ठीक है, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप? BHA, BHI या नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चल भाई, चैप्टर नंबर 1 हुआ खत्म। चल लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। भैया क्या है इसके अंदर? एसिड बेसिस और नमक। सबसे पहली बात, अभी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि केमिकल्स होते हैं, उनकी अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ रिएक्शंस दिखा रहे होते हैं। अब केमिकल्स को आइडेंटिफाई करा जाता है 3 में, एसिड में, बेसिस में, सॉल्ट्स में। भैया ये 3 क्या है? केमिकल्स हैं। दुनिया का कोई भी लिक्विड है वो केमिकल है। ठीक है, सबसे पहला भैया हम समझते हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट क्या होते हैं। एसिड बेसिस और सॉल्ट 3 तरीके के केमिकल्स होते हैं। अब भैया सिंपल सी बात है, ये एसिड बेसिस और सॉल्ट चक्कर क्या है इसका? ये केमिकल्स है, सिंपल सी बात। अब ये मत पूछा करो कि 2 + 2 4 क्यों होता है, ऐसे ये मत पूछा करो कि एसिड एसिड क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेफालतू के होते हैं, बकवास वाले क्वेश्चन होते हैं। अब सिंपल सी बात, हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि भैया केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ऐसे एसिड बेसिस के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भैया एसिड बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मान लो रामलाल मेरे पास लेके आ गया एक गिलास में मेरे लिए पानी, लो सर पानी पी लो। पानी की जगह निकल गया HCl। सर का जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका क्या कहते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब गायब हो गया। अब सर तो गए, मुलाकात होगी भैया नेक्स्ट लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए इसलिए भैया इंडिकेटर्स होते हैं कुछ इंडिकेट करने वाला। अबे जो एसिड है, अबे जो बेस है, अबे जो सॉल्ट है, ऐसा कुछ होना तो चाहिए। हाँ सर होना चाहिए, इंडिकेटर्स उसको कह रहे होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर भैया लिटमस होता है, रेड कैबेज होता है, टर्मरिक होता है। लिटमस भैया सब जानते हो, एसिड में ये ब्लू हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, और भैया बेस में ये रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है सर, लिटमस भैया जा। रेड कैबेज, रेड कैबेज भैया एसिड में रेड ही रहती है, बेस में ग्रीन हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रेड कैबेज हो गई। ओके सर, नेक्स्ट हमारा टर्मरिक। टर्मरिक भैया, टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक का तुमने दाग देखा होगा सफेद सफेद कपड़ों में। हाँ, अब मुझे पता है कि अगर कड़ी कोई लेके जाता है स्कूल में और सैटरडे का दिन है, अगर कड़ी कहीं गलत जगह पे गिर गई तो फिर बच्चे ना ऐसी नजर से देखते हैं कि भैया तुमने कौन सा गुनाह कर रहा हो। ठीक है, कौन सी गलत काम करके आ रहे हो, टॉयलेट में क्या करके आए थे तुम। ठीक है, तो अब कड़ी का दाग होता है, मम्मी घर पे आके तुम उस पर साबुन रगड़वा रहे हो, तो मम्मी से जैसी मम्मी साबुन रगड़ती है तुम देखते हो कड़ी में हल्दी पड़ी होती है, टर्मरिक पड़ी होती है, वो लाल हो जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो भैया रेड ब्राउन हो जाता है वो बेस के अंदर, साबुन के अंदर बेस मौजूद होता है। ये हमारे 3 नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। 2 हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर सर क्या होता है भैया? ये देखो, ओनियन है, वेनिला है। चक्कर क्या है? ट्रिक है LBRA, लूज स्मेल इन बेस सॉल्यूशन, और जो होता है रिस्टोर्स स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल को लूज कर देता है और रिस्टोर कर लेता है अपनी स्मेल को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। ओनियन और वेनिला इसका एग्जांपल हो जाते हैं। नंबर 3 सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन है। फिनोप्थेलिन के बारे में जान लो, कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, पिंक कलर दे देता है बेसिक सॉल्यूशन में। याद करने के लिए क्लास 11th में अपना कोई भैया दीदी हो उनसे पूछना टाइट्रेशन की रिएक्शन, फिनोप्थेलिन का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है भैया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है भैया? माई एप्पल इज रेड, माई बनाना इज येलो। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी ये ट्रिक याद कर लो। एप्पल रेड है, A फॉर एप्पल यानी A फॉर एसिड, R रेड कलर देता है, एसिड में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है। बनाना मतलब बेस में ये हमारा येलो कलर देता है। ठीक है ना? अब एसिड क्या होता है सर? एसिड बता दो। एसिड ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सर कैसी होती है भैया? सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को लाल कर सकता है, और जो होता है जब ये पानी में घुलता है, पानी में इसको तुम घोल देते हो, पानी में एसिड को ऐसे ऐसे करके घोलते हो तो ये एक आयंस निकालता है जिसे हम लोग H पॉजिटिव आयन कह रहे होते हैं। इन्हें हम लोग हाइड्रोनियम आयंस भी कह रहे होते हैं। इसमें एसिड के कुछ तरीके होते हैं। हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन की बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर और दूसरा मिनरल एसिड्स के अंदर। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली वाटर को आयोनाइज नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्शन इनका इतना नहीं होता कि पूरा का पूरा वाटर आयोनाइज हो जाए, इसलिए हम इनको जो होता है वीक एसिड्स भी कह रहे होते हैं। इनका एग्जांपल होता है भैया एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ये हमारे सारे वीक एसिड है। CH3COOH ये हमारा वीक एसिड है। ठीक है, अब भैया ये क्या करते हैं? ये आप इसको खा पी सकते हो, आप नींबू में खा रहे हो, आप जो होता है हल्दी में आप अपना जो होता है कुछ टार्टरिक एसिड में यानी कि जो होता है टर्मरिक में ये खा रहे होते हो। लैक्टिक एसिड आपका दूध के अंदर मौजूद होता है, उसमें से आप खा रहे होते हो तो खा पी सकते हो, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, और अब जो होता है नेक्स्ट होता है मिनरल एसिड। भैया इन्हें हम लोग सनी देओल एसिड चाहते हैं। सनी देओल भैया का वो वाला डायलॉग फेमस है, ये 2.5 किलो कहां जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे वाले एसिड होते हैं, क्या कहते हैं, आपका इतना ज्यादा तगड़े एसिड होते हैं कि अगर तुमने इसे खा लिया, मैंने कहा नहीं भाई, अगर HCl को मैंने पी लिया, HNO3 को मैंने पी लिया, तो अंदर का मामला सब क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश की तरह। अब भैया यहाँ पे मिनरल्स में से इसको प्रिपेयर करा जाता है, जैसे एग्जांपल इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो रहे होते हैं। HCl, HNO3, HNO3। ठीक है, HCl
H2SO4, HNO3, ये 3 एग्जांपल्स हमारे जो होता है वो मिनरल एसिड्स के हो रहे होते हैं। इनको जब तुम पानी में घोलोगे तो ये पूरे के पूरे पानी के हर एक कोने तक H+ आयंस पहुंचा देंगे, आयोनाइज कर देते हैं पूरे के पूरे वाटर को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ने पड़ गई आपकी। सबसे पहला एसिड जो होता है किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके उस मेटल का सॉल्ट बना देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस को उड़ा देता है। ठीक है, हम जैसे एग्जांपल HCl जो होता है वो Ca के साथ में रिएक्ट करके CaCl बना देता है, H2 गैस निकाल देता है। ठीक है, हाँ सर, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। इसे तुम इनो वाली रिएक्शन भी जान सकते हो, या आप किसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सॉल्ट और वाटर बन रहा होता है, सबको ये रिएक्शन पता है बहुत अच्छी तरीके से। देखें HCl और जो NaOH की रिएक्शन करा देंगे तो भैया क्या बनेगा, हमें NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट मिल गया, H2O मिल गया। ठीक है, एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा होता है। अब यहां पे मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं, एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा होता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, CO2 बनाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, CO2 बनाता है। एसिड मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके भैया सॉल्ट ऑफ मेटल बना देता है, H2 गैस बना देता है, बेस के साथ में सॉल्ट ऑफ वाटर बना देता है। अब यहां पे तुम एसिड वाली जगह पे अगर बेस लगा दोगे तब भी रिएक्शन सेम रहने वाली है। एसिड हो या बेस हो रिएक्शन सेम करेंगी। मेटल ऑक्साइड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड आ जाएगा भैया, मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह जो होता है नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, आप देख लो। आगे चलते हैं, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले बता रहा होता भैया, बिटर टेस्ट होता है, कड़वे होते हैं ये। और जो होता है ये जैसे एसिड जो होता है वो H+ आयंस निकाल रहे होते हैं, H पॉजिटिव आयंस की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ऐसी बेसिस OH नेगेटिव आयंस की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। OH नेगेटिव आयंस H पॉजिटिव आयंस के कंटेम्परेरी होते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, उल्टे होते हैं उनके। OH नेगेटिव आयंस को ये कर रहे होते हैं। एक बेस जो होता है ये प्रॉपर्टी रखता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, उसकी सीरत में ऐसा है, उसके अंदर ऐसा घुसा हुआ है कि वो किसी भी एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सोपी होता है, साबुन की तरह लगेगा अगर तुम इसको टच कर रहे होगे। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे बात करना है तो हमें बात करना है किसकी, हमें बात करना है एल्कलाई की। एल्कलाई क्या हो रहा होता है सर, भैया कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे होते। कुछ बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम लोग एल्कलाई कह रहे होते हैं। सारे के सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई, बट जितनी भी एल्कलाइज होंगी वो सारी की सारी बेसिस होंगी। ऑल एल्कलाइज आर बेसिस। ठीक है, इतनी बात आप अपने दिमाग में रख लें। अब देख रहे हो, बेस भी मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन गैस बना देगा, बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर बना देगा। अब ये देखो, यहाँ पे एसिड प्लस में मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड आ गया। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे रिएक्शन सेम ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है, मैंने कहा ना, एसिड जो होता है वो वाटर में घुल के H+ आयंस बना रहा होता है, बेस जो होता है वाटर में घुल के OH नेगेटिव आयंस बना रहा होता है। तो एसिड H पॉजिटिव आयंस, बेस OH नेगेटिव आयंस, इन्हीं की कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे सोरेनसन चचा ने 1972 के अंदर एक स्केल बना दी जिसे हम लोग पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन स्केल के पोटेंसी के ऊपर इन्होंने एक स्केल बना दिया जिससे ये एसिडिटी या बेसिसिटी का पता लगा सकते थे। भैया कैसे हो सकता है, H+ आयंस अगर मैं कहूं 0 pH के अंदर, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं कह रहा हूं यहां पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही। OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन सबसे कम, हाँ बिल्कुल सही। अब इधर देखो, बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। ये देखो काली लाइन H की है, काली लाइन H की, OH की इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ गया। OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन अगर मैं 14 की बात करूं सबसे ज्यादा, हाँ। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन सबसे कम, हाँ। कहूंगा नहीं है ना, है लेकिन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, यहां पे हमें जो चीज मिली उसे हम लोग कहते हैं भैया पीएच स्केल। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहां सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जहां पे H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम वो सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल है। इसकी ये देखो कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हो यहां पे कम हो रही है, और OH की कॉन्सेंट्रेशन बात करूं, OH की कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पे इधर साइड में बढ़ती है। अब हमारा स्टमक एसिड 1 से 2 pH रख रहा होता है, बैटरी एसिड 0 pH रख रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मौजूद होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पे नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है एवरीडे लाइफ के अंदर। हमारी जो होता है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए पीएच बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं सॉइल की बात करूं, सॉइल का भी कुछ एक पीएच होता है 7.3, 6.5 टू 7.3 हमारा सॉइल का पीएच रहना चाहिए, तभी उसमें से ऑर्गेनिजम्स और उसका ह्यूमस वगैरह तरीके से मेंटेन रहेगा। अगर सॉइल का पीएच बिगड़ता है तो उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रही होगी। डाइजेशन के अंदर पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अभी हमने बात करी स्टोमक एसिड का पीएच 1 होता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो डाइजेशन के अंदर भी पीएच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर डाइजेशन का पीएच बिगड़ा तो तुम्हारा डाइजेशन बिगड़ रहा होता है। अगर तुम्हारा मुंह है, ये मुंह है, इसके अंदर
अंदर भैया पीएच कितना रहता है, माउथ का पीएच जो होता है लोअर होता है 5.5 से, यानी याद रख लेना माउथ जो होता है वो एसिडिक हो रहा होता है। अगर ये पीएच उधर उधर होता है तो तुम्हारा टूथ भैया, टूथ की जो ऐसी वाली मसल है ये ऐसी वाली मसल बन जाती है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज द सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं? अब ये देखो, मैं सनी देओल एसिड और सनी देओल बेस कर रहा था इतनी देर से, तो ये देखो भैया, ये है हमारे सनी देओल चचा और ये हमारे बेस चचा मोगेम्बो चचा हमारे बेस हैं। सॉल्ट के 3 तरीके होते हैं, या तो एसिडिक सॉल्ट है, या बेसिक सॉल्ट है, या न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे बताऊंगा मैं सर? हमारा अगर जो होता है एसिड सनी देओल एसिड है, यानी बहुत तगड़ा एसिड है, यानी कि HCl है, HNO3 है, या H2SO4 है, और बेस भी वैसा ही NaOH है, ठीक है। बेस भी हमारा मोगेम्बो जैसा है। तो जब इन दोनों की लड़ाई होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो एक सॉल्ट बनता है जिसे हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। अब अगर भैया यहां पे अगर मैं बात करूं, कहीं पे जो होता है भैया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सनी देओल एसिड है भैया, सनी देओल चचा आ गए, सामने से भैया राजपाल यादव आ गए, तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। बहुत पिटाई होगी राजपाल यादव की, वो हमें पता है। अब मान लो जो होता है यहाँ पे एसिड की प्लेस पे राजपाल यादव आ गए, और बेस की बेस पे जो होता है बेस की प्लेस पे भैया हमारे मोगेम्बो चचा आ गए, तो भैया जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। राजपाल यादव की दोनों जगह पिटाई होगी, ठीक है। मुझे कोई ढोल है, मैं मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आकर बचाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे मीम जरूर डाल दूंगा अगर मेरे को टाइम मिला। अब यहाँ पे देख रहे हो सॉल्ट एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है। एग्जांपल तीनों के आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। एसिडिक सॉल्ट का हम एग्जांपल जानते हैं, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल होता है NH4Cl, ठीक है। और हमारा जो होता है बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है NaCO3, और हमारा क्या कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल NaCl। ये हमारा कॉमन सॉल्ट भी है। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, इसे हम लोग डेली ईटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ईटिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। आप इसकी फॉर्मेशन जरा जान लेते हैं। NaCl की फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है? NaOH को रिएक्ट करा दे भाई HCl के साथ में, NaCl की फॉर्मेशन हो रही होती है, H2 गैस H2O बन रहा होता है। कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है? कुकिंग ऑफ फूड में, और जो होता है अचारों को प्रिजर्व करने में। आपका क्या कहते हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फ इकट्ठा हो जाती है, तो बर्फ में अगर नमक डालोगे तो बर्फ पिघल जाती है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है आपकी क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, जो कि फॉर्मेशन रिएक्शन है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की फॉर्मेशन रिएक्शन है। कैसे हो रहा होता है भैया? ये जो NaCl है इसको घोल दो पानी के अंदर। इस जो पानी में घोलोगे, ये NaCl पानी में घुला हुआ ब्राइन सॉल्यूशन कहला रहा होता है, ठीक है। NaCl जब पानी में घुल जाता है तो उसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। NaOH वहां पे बन जाता है, Cl गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, ठीक है। 2-3 चीजें निकलती है। NaOH का यूजेज अलग है, Cl की यूजेज अलग है, H2 गैस की यूजेज अलग है। तुम कुछ जानते, क्लोरीन गैस एक तो तुम्हारे स्कूल में इस्तेमाल हो रही होती है पानी को क्लीन करने के लिए, और क्लोरीन गैस का भी अलग अलग इस्तेमाल होता है, जैसे कि भैया पेस्टिसाइड में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, स्विमिंग पूल की क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। H2 गैस का रॉकेट भैया सीधे ऊपर आसमान में जाते हैं, वो रॉकेट भैया में इस्तेमाल H2 गैस हो रही होती है, H2NO2 का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अमोनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है H2 का। NaOH का जो इस्तेमाल है सोप में इस्तेमाल है, डिटर्जेंट में इस्तेमाल है, डीग्रीजिंग में इस्तेमाल है, यानी कि डीग्रीजिंग क्या, जो आपके क्या कहते हैं टायर वायर होते हैं ना, टायर के अंदर जो चक्का घूमता है, चक्का, ठीक है, उस पे ऊपर ग्रीस लगा होता है, तो यानी कि चिकनाई को उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो सॉल्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। कैसे बन रहा होता है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करा दो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो रही होती है। यूजेस क्या क्या है इसके भैया? ब्लीचिंग पाउडर है नाम इसका, तो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होगा सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में इस्तेमाल में आ रहा होता है। नेक्स्ट आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है? NaCl है, H2O है, CO2 है, NH3 है। भैया देख लो रिएक्शन का सेंस बता दूं, रिएक्शन कैसे होती है? हाँ बता दो सर। भैया यहाँ पे है NaHCO3, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 3 चीजें तो हमें चाहिए, सोडियम चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। भैया उठा लो, सोडियम कहाँ है? NaCl में है। हाइड्रोजन कहाँ है? वाटर में मिल जाएगा। सीम कहाँ मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाएगा। ये लेकिन सर अमोनिया क्यों उठाया? भैया सोडियम यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, सोडियम क्या कहते हैं, जहां पे मेरे को मिलता है कि भैया यहाँ पे ज्यादातर सोडियम आपका एफिनिटी नहीं दिखाएगा हाइड्रोजन की तरफ, तो वो NaCl के साथ चला जाएगा, ठीक है। NH4Cl यहाँ पे हाइड्रोजन उठा देगा वो यहाँ पे, और NH4Cl बना के वो उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अमोनिया ऐड कर दूं तो एक अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम इसको भी सपोर्ट कर देगा, NaHCO3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपनी रिएक्शन का सेंस बना सकते हो। फिलहाल तुम साइंस क्लास 11 में सीख रहे होगे ऑफ रिएक्शन। एंटासिड में इस्तेमाल किया जाता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब किसी को एसिडिटी हो जाती है उसकी एसिडिटी को गायब करने के लिए सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड और केक्स को फ्लफी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। उम्मीद कर रहे हैं तुम्हें मजा आ रहा होगा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, NaSCO3.10H2 होता है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट इसका नाम होता है। भैया ये बनता कैसे है? सेम ऊपर वाली रिएक्शन उतार दो, NaSCO3 मिल गया, हाँ सर बिल्कुल बात है। इसको हीट कर दो, Na2CO3 मिलेगा, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दो। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा वाटर जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को क्रिस्टल बनने में मदद कर दे, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। जाड़ों में देखा होगा चीनी पसीज जाती है, पानी उसमें से निकल बाहर आ जाता है। गर्मियों में भी पसीज जाती है, बरसात के टाइम पसीजती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से बाहर आ रहा होता है। यूजेस कहां होते हैं उसके? आपका सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट के भैया ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसका इस्तेमाल सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट का इस्तेमाल बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा होता है। क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, POP, बहुत जगह पे तुम इसका नाम जानते हो, इस्तेमाल भी जानते हो। सबसे आसान है तुम्हारे लिए यूज इस्तेमाल का रिमेंबर करना, और जो होता है यूज रिएक्शन जो है इसका वो बहुत आसान होती है। जिप्सम को आप 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पे जब हीट कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, साथ में हाफ हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ हाइड्रोजन होता है, याद रखना। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं भैया 2 हाइड्रोजन होगा या 1 हाइड्रोजन होगा, नहीं, तुम्हारा NCERT हाफ हाइड्रोजन कहती है, वो हाफ के हाफ ही रहेगा, ठीक है। चलो भैया चैप्टर नंबर 2 फिनिश, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दो की है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं? भैया जैसे कि हमने पढ़ा केमिकल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसे ही आपका जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटोलाइट्स होते हैं। भैया इसमें सबसे पहले होते हैं हमारे पास 118 हैं, कुछ बुक में 119 है, कुछ में 120 है, कुछ में 121 है, कुछ में 122 है। तो मैं 118 119 ही लिखना है, ठीक है। जो हमारी NCERT है उसमें जितने हैं भैया 122 हैं, तो 122 लिख दे भाई। अलग अलग रेफरेंस बुक उठाएगा, अलग अलग लिखे होंगे, तुम्हारी मर्जी यार। जो होता है 118 to 122 तुम इसको रेफरेंस करके लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से भैया जितने भी हैं उसमें 95 मेटल्स हैं हमारे पास में, और इसमें मोस्ट ऑफ देम नॉन मेटल्स ही हैं, और इसमें कुछ जो है वो मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स क्या है भैया? फिर से एग्जांपल लूं, आगे से देखोगे तो मेटल, पीछे से देखोगे तो भैया नॉन मेटल। तो भैया ये बीच वाला जो मामला है इसे मेटोलाइट कह रहे होते हैं। मेटोलाइट के एग्जांपल भैया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और जो होता है आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम हो रहे होते हैं। जो बोरॉन, जर्मेनियम और जो होता है आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम, ये एग्जांपल्स हैं आपके किसके? क्या कहते हैं भैया? मेटलॉइड्स के। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम, यानी कि एक ऐसे हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें अगर आगे से देखोगे तो मेटल दिखेंगे, पीछे से देखोगे तो नॉन मेटल दिखाई देंगे, यानी कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ये पोजेस कर रहे होते हैं। अब जो यहां पे मेटल्स होते हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हो रही होती हैं, यानी कि मेटल्स के पास में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सर कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? मेरा चश्मा देख रहा है, हाँ सर चमक रहा है, हाँ सर बिल्कुल बात है। मेटल सबसे पास सॉलिड होते हैं, और जो होता है इसमें एक्सेप्शंस याद रख लेना। मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है, वो कि हमारा लिक्विड हो रहा होता है रूम टेंपरेचर के ऊपर। मरकरी रूम टेंपरेचर के ऊपर लिक्विड होता है। हार्ड एंड टफ होते हैं एक्सेप्ट हमारा सोडियम और जो होता है पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। हमारे पास मेटल्स के पास में लस्टर होता है। लस्टर यानी चमक होती है। चमक होती है भैया क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं इनके अंदर, जब इस पे लाइट पड़ रही होती है उसके फोटॉन्स पड़ रहे होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इनमें चमक होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये इस पे मैं ऐसे माचिस की तीली भी लगा दूंगा, नहीं पिघलेगा ये, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट पोजेस कर रहे होते हैं मेटल्स, ठीक है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, लेकिन भैया यहाँ पे सीजियम और गैलियम, गैलियम को तुम अपनी हथेली पे रखोगे वो पिघल जाएगा, क्योंकि भैया बहुत ही ज्यादा हल्का मेल्टिंग पॉइंट ये पोजेस कर रहा होता है। गुड कंडक्टर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेस्ट कंडक्टर्स यहाँ पे सिल्वर है। और यहाँ पे लीड और मरकरी की बात करूं, लीड एंड मरकरी भैया यहाँ पे ये पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाए रहे होते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, मतलब इसकी भी डेंसिटी है, ये तो फिलहाल जो होता है नॉन मेटल से बना हुआ है, इसकी भी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया डेंसिटी को पोजेस करता है, मतलब इनको तुम आसानी से मोड़ नहीं सकते, सरिया को मोड़ के देख लेना भाई। नंबर 2, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि डक्ट बनाई जा सकती है। डक्ट यानी नस, नस यानी पाइप, पाइप इसको बना सकते हो, उसको खींच के पाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3, सोनोरस होते हैं, ठीक है। मंदिर का घंटा जब बजाते हो आवाज आती है, इसमें से रस निकलते हैं, सारे गामा वो रस निकलते हैं। अब जो होता है नॉन मेटल्स की बात करें, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सब कुछ उल्टा कर दे भैया, ठीक है। एक्सेप्शंस भी तुम्हें याद हो गए मेटल्स के अंदर भैया, दो तीन एक्सेप्शंस हैं, याद करने में कोई ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को उल्टा कर दे भैया, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ब्रिटल और ब्रेक डाउन होता है। इसको तोड़ना चाहूँ तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। ये ब्रिटल और ब्रेक डाउन होता है, पाउडरी मास बन जाता है इसमें से। हाँ, लेकिन नॉन मेटल में एक चीज बैठते हैं जिनका नाम डायमंड चचा है। डायमंड चचा हमारे
सारे मेटल्स की भी बैंड बजा देते हैं। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट रही नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, नेचुरली अकरिंग यानी कि डायमंड से हार्ड, तो सर वो वाला एलिमेंट है, वो वाला एलिमेंट है। नेचुरली अकरिंग डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है। डल लस्टर होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा है जिसके पास लस्टर मौजूद होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायमंड एक ऐसा है जिसके पास बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन भैया ग्रेफाइट एक ऐसा है जो काफी बढ़िया हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा होता है, ठीक है। मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है और सोनोरस भी नहीं है, यानी कि सारे गामा पाधानीसा इसमें से तुम्हें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तुम्हें सुनना ही क्यों है। अब भैया मेटल्स की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हो रही होती है तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भैया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन देखो तो ये हमारी चमचमाती हुई चेन है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके इस पर रस्टिंग लग जाती है। लेकिन रस्टिंग का फॉर्मूला भी आप देख लो, Fe2O3.XH2O हो रहा होता है। .XH2O क्यों होता है सर यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मान लो जो होता है Fe2O3 डॉट में 5H2O आ गया, यहाँ पे देख रहा हो तो कम वाटर है 4H2O आ गया, इसलिए .XH2O लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका एक जो होता है वो सम ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ हमें वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है मौजूद हवा में मौजूद क्या कहते हैं H2O प्लस में O2 के साथ में रिएक्ट करता है, प्लस में CO2 के साथ में रिएक्ट करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना रहा होता है। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये ग्रीन कोटिंग दिखा रहा होता है, कॉपर के ऊपर हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन कोटिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारी उसकी बन रही होती है। अब जैसे जो होता है पॉलिश सिल्वर है, ये कुछ समय बाद में टार्निश हो जाती है, क्यों? हवा में से H2 गैस को खींच लेती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को खींच लेती है और ये अपने ऊपर जमा कर लेती है, जिससे ये टार्निश सिल्वर कहला रही होती है। अब भैया यहाँ पे एक्सेप्शन देख रहा हूं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिक नेचर में नहीं होते हैं। अब इन्हें हम लोग अश्नीर ग्रोबर ऑक्साइड कहेंगे, दोगला ऑक्साइड कहेंगे, क्यों? क्योंकि भैया देख रहे हो ये देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको हमने HCl के साथ में रिएक्ट करा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया यानी सॉल्ट बना दिया और साथ में वाटर बना दिया, ठीक है। अब भैया ये एसिड है, यानी यहाँ पे इसने बेस का काम करा, यहाँ पे जो होता है बेस है, यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, भैया फिर से ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। अबे ये सब दोगलापन है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ में रिएक्ट बहुत आसानी से कर जाते हैं, जैसे कि भैया देख रहे हो सोडियम है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस निकाल देता है। अब ये जो H2 गैस होती है इतनी ज्यादा विग्रसली करती है कि भैया यहाँ पे आग लग जाती है। मिस्टर इंडियन हैकर, ओ नो, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है Mg है, यहाँ पे H2 गैस निकलती है, लेकिन इतनी विग्रस रिएक्शन नहीं होती कि भैया आग लग जाए। अब और नीचे आप चलते चले जाओगे तो देखोगे आयरन वाटर के साथ में भी नहीं रिएक्ट कर रहा है, गर्म पानी के साथ में नहीं रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिएक्ट कर रहा है और तो H2 गैस निकाल रहा है। तो सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज नामक प्राणी भी एग्जिस्ट करता है। कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके अपना क्लोराइड बनाते हैं और साथ में H2 गैस निकाल रहे होते हैं, लेकिन मेटल्स जब जो होता है आपका क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं हो पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और जो होता है H2 गैस को पकड़ता है, मिलाता है और वाटर फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन यहां पे दो ऐसे मेटल है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसे मेटल है जो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं और जो होता है H2 गैस निकाल देते हैं। ये दो ऐसे मेटल्स हैं। अब आती है वो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत आसान सी चीज है भैया रिएक्टिविटी सीरीज, जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। याद करने का तरीका क्या है सर? याद करने का तरीका है बहुत ही आसान सा है। कटरीना है हमारी, ठीक है, कटरीना ने कार मांगी, किससे मांगी? विक्की कौशल से मांगी। कौन सी मांगी? ऑल्टो मांगी, जेन मांगी, फरारी मांगी, फिर भी है यानी शौक लगा है, फिर भी है, क्यों मिली? सिल्वर ऑडी, ऑडी या ऑटो, सिल्वर ऑटो नहीं, लेकिन बात नहीं बनता, सिल्वर ऑडी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक इधर देख ले भाई, देख ले देख ले देख ले देख ले। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, हाँ यानी हाइड्रोजन, क्यों मिली? मिली यानी मरकरी यानी Hg, सिल्वर Ag, ऑडी Au यानी गोल्ड, ठीक है। अब इसका चक्कर क्या है सर? मोस्ट रिएक्टिव यानी सबसे ऊपर वाले, तुम सब जानते हो, अबे रिवीजन कर रहे हो, ये डिटेल नहीं है, ठीक है, सब जानते हो। मोस्ट रिएक्टिव यानी सबसे ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं। ये मॉडरेटली रिएक्टिव हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और लेस रिएक्टिव भैया वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। अब भैया मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा होता है? मेटल्स हम जाने जाता है मेटल्स दान देवता के नाम से, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। देखो भैया तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका आखिर वाला जो कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस कॉलम। वहां पे नोबल गैसेज होती हैं, कौन सी होती हैं? क्या कहते हैं? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। आपका जो होता है क्या कहते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन
और जो होता है जेनॉन, क्रिप्टन और फिर आर्गन वगैरह ऐसी करके कुछ होती हैं। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स यानी जेनॉन और रंगीन यानी कि रेडॉन, ये सारी आपकी नोबल गैसेस होती हैं। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स, रंगीन, ये भैया ट्रिक है, ठीक है, मैं डायरेक्ट याद नहीं रखता। अब भैया यहाँ पे देख रहे हो सोडियम है, सोडियम के पास में आखिर मकार में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर एलिमेंट को अपनी जिंदगी में स्टेबल होने का, जैसे तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा स्टेबल होना है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हर एलिमेंट को भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबल होना है, बहुत ज्यादा एकदम स्टेबिलिटी अपनी जिंदगी से गुजारना है। तो उसको क्या कहते हैं भाई, पहुंचना पड़ेगा नोबल गैसेस तक। नोबल गैसेस तक अगर पहुंच गया तो वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या तो भैया 2 होगा या 8 होगा। कहां 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में भैया कितने होने चाहिए, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देख रहे हो ये भैया सोडियम चचा जी जिंदगी अनस्टेबल है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अंदर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन चचा है, अनस्टेबल जिंदगी है क्योंकि 7 हैं, 1 चाहिए, तो क्या कहेंगे, दोनों पास में आ जाएंगे, कहेंगे भैया तू 1 ले ले, और इसकी भी जिंदगी स्टेबल, मेरी भी, क्योंकि मेरे पास भी अंदर 8 हैं, इनकी भी जिंदगी स्टेबल क्योंकि इसके पास 1 पहुंच गया, इनके पास भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। जैसे कि भैया अगर हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 बनती है, ठीक है, 2 8 1 2 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 7 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है, यानी आउटर मोस्ट शेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम उठा के दे देगा, तो भैया सोडियम और क्लोरीन पास पास आ जाएंगे। अब अगर ये पास पास आते ही क्यों है सर, दूर दूर क्यों नहीं चले जाते, अरे मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो जाता भैया। देख ले, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, यानी यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन आया है, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर सर, तो NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है। इन जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं, इन्हें हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स कह रहे होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात में जो होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग फोर्स होती है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर, लेकिन ब्रिटल होते हैं, ब्रेक होते हैं। भैया पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऐसे तोड़ दूं तो ये ब्रिटल है, टूट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन भैया सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करूं तो भैया जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं ये ऐसे नहीं मिलते हैं फ्री में। मॉडरेटली रिएक्टिव को उनके क्या कहते हैं ऑक्साइड्स ओर्स में से निकालना पड़ता है। लो रिएक्टिविटी वाले यानी कि हमारा सिल्वर और गोल्ड हमें ऐसे ही मिल जाते हैं और नॉर्मल फ्री स्टेट्स में अंदर। देखें अब जो होता है लो इन दी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स हैं, जैसे कि भैया हमारा क्या कहते हैं मरकरी वगैरह है, मरकरी को रिएक्ट करा के देख लेते हैं। मरकरी के ओर को सिनेबार कहते हैं। सबसे पहले इसको इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करा देते हैं, HgO बन जाता है, HgO को हीट करा के Hg मिल जा रहा होता है, ठीक है। आप देख रहे हो कॉपर को, कॉपर का सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर ऑक्साइड का फायदा उठाते हैं, सेल्फ रिएक्टिविटी कराते हैं, इसको सेल्फ रिडक्शन कहते होते हैं, अपने आप को रिड्यूस कर देता है। CaO है, इसको फिर से रिएक्ट करा दे भाई CuS के साथ में, कॉपर बनेगा, SO2 गैस भी मिल जाएगी, डबल फायदा। यहां पे दोनों कॉपर है यानी कि दुगना कॉपर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे सेल्फ रिडक्शन मेथड कह रहे होते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, सेल्फ रिडक्शन मेथड, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन मेथड। अब यहां पे जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स हैं इनकी हम लोग 2 काम कराते हैं, जैसे जिंक वगैरह है, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन, जेन यानी जिंक, ठीक है। इनकी सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करा दो, हवा की प्रेजेंस में हीट करा दो। हवा की प्रेजेंस में हीट करना यानी कैरीमिनाटी को याद करना, यानी कि रोस्टिंग करना, ठीक है। अब हवा की अब्सेंस में हीट करा दो, यानी कि ऑक्सीजन की काल पड़ गई, कैल्सिनेशन से तुम इसको याद कर सकते हो। तो भैया इसका आग का निकल रहा होता है, ठीक है भैया, मेटल निकल रहा होता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में से। जैसे कि हमारा यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन उठा लो, कॉपर की हमारी रिफाइनिंग करनी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उठा लो, CuSO4 का सॉल्यूशन उठा दो। एनोड यानी कि पॉजिटिव, एनोड, ठीक है, पॉजिटिव होता है। कैथोड काट दो, नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, काट दो ऐसे करके करोगे तो कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड में इम्प्योर मेटल लोगे, कैथोड में प्योर मेटल लोगे, क्या होगा भाई यहां पे देख रहे हो ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहां से प्योर मेटल में से प्योर मेटल के आयन निकलेंगे और वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे। जब यहां पे तुम क्या कहते हैं भैया करंट फ्लो करोगे, एनोड में एनोड मड इकट्ठा हो जाएगी। दैट्स इज द प्रोसेस ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। और ये कोरोजन का प्रिवेंशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग। गैल्वेनाइजेशन तुम्हें सुनने में लग रहा होगा कि भैया गैलियम की कोटिंग करेंगे ना, जेल्वेनाइजेशन इसको याद करके रखो, जिंक की कोटिंग कर रहे होते हैं। जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो भैया वहां पे उसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। एलॉइंग होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं,
दो मेटल्स का, जैसे कि भैया निकल और क्रोमियम को मिला के स्टेनलेस स्टील मिल गया, ब्रास कॉपर और टिन को मिला के हमें ब्रास मिल जाता है। चलो चैप्टर नंबर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट मूव टू द लास्ट चैप्टर, कार्बोनेट्स कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड। कार्बन जो कि कहीं भी मौजूद नहीं है लेकिन तब भी हर जगह मौजूद है। चलो देखते हैं भैया चैप्टर के अंदर क्या है। कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। कार्बन हर जगह मौजूद है लेकिन तब भी मौजूद नहीं है, सबसे कम मौजूद है लेकिन सबसे ज्यादा मौजूद है। सर चक्कर क्या है? हमारी बॉडी 18% कार्बन को कंटेन करती है। हमारा एनवायरमेंट 0.02% हमारा अर्थ क्रस्ट में अंदर मौजूद है, यानी वही कोयला, सारा कोयला। अरे कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन 0.02% है। अबे एटमॉस्फेयर में, अरे कार्बन इमिशन कम करो, कार्बन इमिशन कम करो, कितना है? 0.03% है। सर मजाक चल रहा है, इतना कम इतना ज्यादा होता है? हाँ, कार्बन यही है हमारा। कार्बन चक्कर क्या करता है? कार्बन एक चीज को फॉलो करता है जिसे हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है भैया? दोस्ताना व्यवहार, यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग। कार्बन आयोनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, जैसे पिछले चैप्टर में देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव आयन की जो होता है अट्रैक्शन फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। तुम्हें जो होता है बताया गया था, हीना, नीना और करीना को पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 या 8? भैया 4 दे दो, गायब कर दो 4। अबे पूरी दुनिया की एनर्जी लगा देगा तब भी 4 इलेक्ट्रॉन गायब नहीं होंगे, तो भैया 4 और ले आओ, कार्बन का ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब पूरी दुनिया खतरे में हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों काम नहीं कर सकते? नहीं सर नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, कार्बन भी वही करता है, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, कार्बन भी एक ऐसे एलिमेंट को पकड़ता है जिसके लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो और उसके 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। जैसे कि भैया हमारा हाइड्रोजन डुप्लेट चाहता है, हाइड्रोजन 2 तक पहुंचना चाहता है। 2 या 8 कंडीशन है ना। हाँ, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, H। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये चाहता है एक H कभी एग्जिस्ट नहीं करता, H कभी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो H कभी एग्जिस्ट करते हुए तुमने देखा नहीं होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमेशा ये एक और H को बुला लेता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। H2 गैस एग्जिस्ट करती है, H नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब ये कार्बन क्या करता है? ये भैया H को बुलाता है, कहता है आजा भाई, मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तू 1 इलेक्ट्रॉन मुझे अपना दे दी। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अब किसी के नहीं हुए, ये इन्फिनाइट लूप में ऑर्बिट करते हैं। ये ऐसे करके ऑर्बिट करते हैं। मान लो ये H है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये ऐसे करके ऑर्बिट करेगा। ठीक है, ऐसे करके ऑर्बिट करेगा, 8 के ऑर्बिट करेगा ये। ठीक है, तो ये ना तेरा ना मेरा, दोनों लोगों का है, दोनों लोग इससे काम करेंगे। ठीक है, मान लो ये पेंसिल है, तुम अपने दोस्त के साथ गए, ना तेरी ना मेरी, दोनों लोग इससे काम करेंगे। ठीक है, ये बात है बिल्कुल सही वाली बात। तो इसे हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। कार्बन के पास ही होता है। कोवलेंट बॉन्ड की क्या होती है प्रॉपर्टीज? सर कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भैया। विद इन दी मॉलिक्यूल्स के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा बॉन्ड है, बहुत तगड़ा बॉन्ड है, अंदर ही अंदर बहुत तगड़ा बॉन्ड है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर, अब एक और रूबिक्स को कहां से लाऊं? नहीं ला सकता। एक और रूबिक्स को मान लो भाई बेकार बॉन्ड है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत तगड़ी होती हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि भैया इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा कमजोर होती है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बढ़िया नहीं होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बहुत बढ़िया होता है, तो इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम हो जाता है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है भैया। इसके अलावा की बात करें कुछ नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ये देख रहे हो। हाइड्रोजन भैया अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट कराते हैं ये। अब ऑक्सीजन भैया के साथ में भी यही है। हाँ, सबको 2 और 8 तक पहुंचना है, यानी कि भैया हीरा, नीना और करीना तक पहुंचना है। ऐसी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है सर, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। तो अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। ये जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसको आप डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है सर, नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है। लास्ट शेल में भैया 5 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए 8 है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, तो इसलिए भैया दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और यहां पे जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो 3 सीधी लाइनों से तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता है। 3 दिखाओ ना, हाँ 3। ठीक है, 3 सीधी लाइनों से तुम्हें रिप्रेजेंट करना होता है, जिसे हम लोग ट्रिपल बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आप जानते हो कार्बन के पास में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी और दूसरी टेट्रावैलेंसी। सबसे पहली कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दोस्ताना व्यवहार कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहला रही होती है। कार्बन जो होता है लोगों के साथ में बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करता है। वो इथेन बनाता है, मीथेन बनाता है, प्रोपेन बनाता है, प्रोपेनोन बनाता है, प्रोपेनोइक एसिड बनाता है, प्रोपेनल बनाता है, और जो होता है बहुत सारी चीजें बनाता है। ठीक है, तो कैटिनेशन वो करता क्या है? वो सबके साथ में जो होता है बॉन्ड बना लेता है, सबके साथ में बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना के बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो फॉर्म करता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन एक है, एक शक्ल, उसके कई फॉर्म। ठीक है, एक एलिमेंट उसके कई फॉर्म, तुम्हारी एक शक्ल, तुम्हारे अलग अलग व्यवहार। ठीक है, वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। सबसे पहला डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्टेनिंग सब्सटेंस, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया अभी के भी। और इसमें होता क्या है? टेट्रावैलेंसी होती है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। ये देखो
पूरा मॉलिक्यूल भाई इतना तगड़ा है कि इसमें जो होता है, तुम नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या मजाक कर रहे हो, नेचुरली हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस है, तोड़ के दिखा दो भैया। अच्छे अच्छे मेटल्स इसके आगे जो होता है इससे खौफ खाते हैं, ठीक है, डायमंड से ऐसे करके देख रहे हो, टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। दूसरा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इसके अंदर मौजूद होता है। ग्रेफाइट को उंगली पे लगाओगे तो इसकी लेयर्स ऐसे करके ग्रेफाइट उंगली पे लगाओगे, आहा, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, बीच में एयर गैप्स मौजूद होते हैं। ये देख रहे हो पेंसिल चचा में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी एक नई जो होता है, क्या कहते हैं, दुल्हन आई है हमारी कार्बन फैमिली में, दैट इज नोन एज द बकमिनिस्टर फ्लोरीन यानी C60, ठीक है। इसमें क्या होता है चक्कर, इसमें 20 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। 20 और 12 का याद रखना, ये तुम्हारा MCQ पूछा जा सकता है, MCQ के फॉर्मेट में ये पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं भैया, एक बात बताओ, एक ऐसा क्लास 9, हाँ तुमने एक बात सीखी है, पानी में शुगर घोलते जाओ, नमक घोलते जाओ, पानी में घोलते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा नमक नहीं घुलेगा। हाँ सर, कैसे, कौन सा पॉइंट कहते हैं उसे सर? सैचुरेशन पॉइंट, बिल्कुल सही बात, पकड़ लो उस बात को भैया। सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अब पूरा फिल हो गया है मामला, यहाँ पे ये कार्बन की 8 वैलेंसी पूरी हो गई, सारे हाइड्रोजन को उनके सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। ये देख रहे हो मीथेन बन गया, सैचुरेटेड हो गया। अब इसमें किसी की जगह है क्या? नहीं सर, नहीं जगह है। कार्बन भी फुलफिल है, हाइड्रोजन भी फुलफिल है, किसी को किसी की जगह नहीं चाहिए, मीथेन बन गया। यानी कि भैया सिंपल बात है, ये सैचुरेशन को पहुंच चुका है। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड होगी, सिंपल सीधी बात जो तुम्हें एनसीईआरटी कहती है कि भैया जहां सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे वो सैचुरेटेड कंपाउंड है और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जहां पे जगह है अभी जगह है, यहाँ पे और कुछ ऐड आके हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं, वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होता है भैया, एक आत्मा उसकी कई शक्ल हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ब्यूटेन है। अब तुम्हें इसमें याद करना क्या है, ब्यूटेन देखो चालू कहां से होता है, 4 एटलीस्ट चाहिए होते हैं भैया जहां पे आइसोमर्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो, यहां पे मैं तुम्हें 2 ट्रिक बता देता हूं। वी जैसा अगर कोई शेप बनती हुई दिख जाए, वी जैसी, तो प्रीफिक्स में लगा देना आइसो। अब जैसे ब्यूटेन है, यहां से मैंने एक काटा, इसको उठा के ऊपर चिपका दिया, तो ये वी जैसा शेप बना रहा है, आइसो लगा देना। अगर यहां से एक ये पेंटेन होता, यहां पे नीचे मैं एक और लगा देता तो ये कुछ प्लस जैसी शेप बन जाती, तो तुम्हें नियो पेंटेन लगाना होता। पेंटेन में नियो एग्जिस्ट करता है, नियो पेंटेन, ठीक है। हाँ सर। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन की लिंकिंग से बनेगा उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर भैया 3 होते हैं, एल्केन्स होता है, एल्कीन्स होता है, एल्काइंस होता है, तुम जानते हो इसके बारे में? हाँ सर। एल्केन्स क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड में से बनते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n प्लस में 2 होता है। चेकिंग करने के लिए आ सकता है, जैसे कि भैया C2H6 क्या एल्केन है या नहीं है, इन द कमेंट सेक्शन तुम बताओगे। क्या करोगे भैया, नंबर ऑफ n को उठा के यहां डाल दोगे, जैसे कि भैया C2, अब यहाँ पे H2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और प्लस में 2 6, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये एल्केन का ही है। अगर ये इसमें फॉर्ट नहीं बैठेगा तो भैया तुम्हें इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा एल्कीन्स में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ईथीन, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, मीथेन एग्जिस्ट करता है, मीथीन या मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से 2 हटा दो बस, CnH2n, फिर से वही चेकिंग वाला तुम चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। आप फिर से 2 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। CnH2n -2 किसका है भैया, एल्काइंस का है, ठीक है, एल्काइंस का। इसके अंदर क्या आता है सर, इसके अंदर आता है भैया इथाइन, ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही होती है इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्डिंग, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें, सब जानते हो, मेथड प्रोब्यूपेंटेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टेन, डेक, ठीक है, सब जानते हो उसके बारे में, यस सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं भैया, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेलोजन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो हेलोजन कौन से होते हैं, हेलोजन ग्रुप, फिर कल गया बाजार से आलू लेने, ऐसी करके कुछ है, फिर कल गया बाजार, यानी कि भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, फिर कल बाजार आया, ठीक है, फिर कल बाजार आया, ऐसे करके तुम इसको याद कर सकते हो। तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन वाला, ये क्या करता है, ये प्रीफिक्स में लगता है, ठीक है, प्रीफिक्स में लगता है। ये देख रहे हैं क्लोरो, ब्रोमो, अगर क्लोरीन कहीं पे अटैच दिख जाए तो वहां पे प्रीफिक्स में क्लोरो लगा दोगे, ब्रोमीन कहीं अटैच दिख जाए ब्रोमो लगा दोगे, ठीक है। हाँ सर। अब एल्कोहल है, सफिक्स में वर्ड के बाद में लगता है ऑल। इथेन है, ई हटाओ ऑल लगाओ, इथेनॉल, कुछ ऐसा सा दिखता है, इथेनॉल, एल्डिहाइड है, ठीक है, ई हटाओगे अल लगाओगे, C डबल बॉन्ड OH जैसा दिखता है। नोन, जो कीटोन होता है ना, कीटोन ये हमेशा बीच में लगता है, जैसे कि CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH3, 1 2 3, पेंटेनोन, ठीक है। हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड इसको लगाते हो, इथेन से ई हटाओगे
ई हटाओगे, ओइक एसिड लगा दोगे, इथेन नोइक एसिड। अब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप जानते हो, एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, तुम इसके बारे में नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कहोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं हार्डेस्ट कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का तुम्हारा एक वन शॉट अपलोड कर दूंगा, जो तुम चैनल के ऊपर जाकर देख सकोगे। लेकिन उसके लिए मेरे को इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट भाई 500 से ज्यादा कमेंट चाहिए और उतने ही लाइक चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत ज्यादा कर रहा हूं तुम्हारे लिए, समझो बात को, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। ये होमोलोगस सीरीज में सर कैसे आ गए? एक ऐसी सीरीज जिसमें एक कंपाउंड मीथेन, ईथेन, प्रोपीन कंपाउंड CH2 ग्रुप से डिफर कर जाए, वो होमोलोगस सीरीज होती है। जैसे मीथेन है C1H4, ठीक है, हाँ C1H4। अब C2H6, फर्क कितना आया सर? CH2 ग्रुप का फर्क आया, ठीक है। C3H8 होगा, ठीक है, 8 नहीं 9 होगा शायद, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 3 और 3 6 7 8, हाँ C3H8। यहाँ से कितना फर्क आया सर? CH2 ग्रुप का फर्क आया। जहाँ पे CH2 ग्रुप का फर्क आ जाए वो हमारी होमोलोगस सीरीज कहला रही होती है। फंक्शनल ग्रुप्स की भी ऐसी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात करूँ, तुम्हारा इसका क्वालिटेटिव आइडिया आ रहा है। कंबशन रिएक्शंस तुम याद करो ना करो, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट निकाल रहा होता है। इथेन और पेंटेनॉल भी सेम चीज कर रहे होते हैं। जहाँ पे हीट एंड लाइट और ऑक्सीजन दिख जाए वहां पे समझ लेना कंबशन हो रहा होता है। कुछ कार्बन कंपाउंड्स ब्लू फ्लेम के साथ में दिखते हैं, जिसे हम लोग कंप्लीट कंबशन कहते हैं। कुछ येलो फ्लेम के साथ में जल रहे होते हैं, जिसे हम लोग पार्शियल कंबशन कह रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए कुछ नहीं है भैया, ऑक्सीडेशन क्लास 11 में सीखोगे तुम, लेकिन इसकी एक ही रिएक्शन दे रखी है भैया आपका क्लास 11 एनसीईआरटी में। तो आएगा तो यही आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आएगा तो भैया यही रिएक्शन आएगी। क्या है? एल्कलाइन KMnO4 और हीट के प्रेजेंस में और एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस में इथेनॉल का कन्वर्जन एसिटिक एसिड में, ये हमारा क्या कहला रहा होता है? ये ऑक्सीडेशन कहला रहा होता है। एडिशन रिएक्शन क्या कहलाती है सर? एडिशन रिएक्शन ये होती है किसी भी एक ग्रुप को ऐड कर देना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है? चैप्टर नंबर 1 में बताया, नहीं बताया मैंने। कैटलिस्ट किसी भी एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकता है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा या घटा देगा, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा ये क्या है? एक कंपाउंड है, एडिशन रिएक्शन कराना है, H2 गैस जोड़ना है। इसमें क्या करो? डबल बॉन्ड दिखेगा, एक ये बॉन्ड को तोड़ो, इसे सीधा खड़ा करो, इसे इधर सीधा खड़ा करो, हाँ सर। और ये जो R ग्रुप है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा, हाँ सर। तो कुछ ऐसा सा दिख जाएगा। यहाँ पे H2 है, एक H इधर लगा दे, इधर लगा दे यार, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पीरियड टीचर का सब्स्टिट्यूट होता है, हाँ वही रिएक्शन है। मीथेन में देख रहे हो क्लोरीन लग गया, यहाँ पे क्लोरो लगा दो, क्लोरोमीथेन। अच्छा यहाँ पे पर क्लोरोमीथेन क्यों लिखा है सर? क्योंकि सारे साइड में क्लोरीन है भैया। कार्बन की 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो यानी ऊपर वाली, मेटा यानी बीच वाली, पैरों वाली यानी पैरा रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन सब तरफ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होता, तो इसको मैं लिखता पैरा क्लोरोमीथेन। सब तरफ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता, तो इसको लिखता मैं मेटा क्लोरोमीथेन। ऊपर की तरफ होता, सब तरफ नहीं होता, तो मैं इसको लिखता भैया ऑर्थो क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये बात नाम याद रख लेना। सब्स्टिट्यूशन तुम्हारी कुछ इस तरीके से हो रही होती है। इथेनॉल वगैरह की प्रॉपर्टीज ये सारी क्वालिटेटिव आइडिया में, स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस ये सारी क्वालिटेटिव आइडिया में, तुम इसको चाहोगे पढ़ लोगे, नहीं चाहना मत पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। आएगा भी तो हमेशा ऑप्शंस में आएगा ये रिएक्शंस, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनोइक एसिड में इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करा दोगे तो भैया ये एस्टर की फॉर्मेशन करा देता है। ये कीटोन होता है, ठीक है, कुछ कीटोन जैसा होता है ये एस्टर, और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ओके हाँ सर। अब यहाँ पे हमारा कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, क्या क्या कहते हैं भैया? इथेनॉल, हमारे कार्बन कंपाउंड्स भैया बेस के साथ में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सोडियम इथोनेट बन रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो, सोडियम हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा आके बस CH3COO बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। सोप्स क्या है भैया? सोप्स हमारे साबुन क्या करते हैं? साबुन भैया हमारा कार्बन कंपाउंड्स के एक आपका कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन अवर आपका कपड़े। तो सोप जो होता है वो कार्बन कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे कपड़ों को क्लीन करने के लिए। देख रहे हो, जैसे कि भैया सोप का ये एंड होता है, ये हमारा क्या होता है? ये वाटर अट्रैक्टिंग एंड होता है, ये चमकने वाला, ये वाटर अट्रैक्टिंग है। एक तरफ इसका वाटर रिपेलिंग होता है। तो देखते हो काम कैसे करता है। ये हमारा कपड़ा है, इसमें दाग लगा हुआ है। सोप आया हाइड्रोफिलिक एंड, यानी पानी को प्यार करने वाला। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से नफरत करने वाला। अब सोप डाला तुमने इसमें, तो सोप डाला, ये जैसे ही आएगा इस दाग की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? पानी से नफरत करने वाला। वो कहेगा भैया पानी छोड़ो, मुझे यहाँ जाना है, वो यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पानी को प्यार करने वाला इसको खींच लेगा, इसको खींचेगा, पानी में चल, तो ये जाएगा तो पानी में, लेकिन पूरा का पूरा उस दाग को या उस
उस ऑयल के ड्रॉप को लेके जाएगा पानी में। अब भैया सोप हमारा हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने डिटर्जेंट्स बनाए जो कि हमारा हार्ड वाटर में काम कर रहे होते हैं। तो ये था जनाब आपका कंप्लीट रिवीजन हमारा केमिस्ट्री 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे नहीं भैया, अगर मैं इसकी रॉ वीडियो की लेंथ देखो 1 घंटे 14 मिनट में है, तो 1 घंटे 10 मिनट में तुम्हारा मतलब कंप्लीट करा दिया मैंने पूरा का पूरा केमिस्ट्री। काफी ज्यादा डिटेल कवर कर दिया, लेकिन तब भी ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है। डिटेल वीडियो की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ये नोट्स की लिंक केमिस्ट्री के कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही है, तुम इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लीज एक काम करना यार, प्लीज प्लीज प्लीज, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, अपने दोस्त के साथ में एक शेयर, इतना बस मेरे लिए काफी है। और मैं मिलूंगा तुमसे कल विद दी बायोलॉजी, और कल भी शाम 7 बजे रेडी रहना, ठीक है? आई विल मीट यू टुमारो।